तो आज हम बात करेंगे मानव मन की अविश्वसनीय शक्ति के बारे में, और वो भी स्वामी विवेकानंद के अपने अनुभवों के जरिए। चलिए सीधे इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। देखिए, विवेकानंद जी शुरू में ही एक बहुत ज़रूरी बात साफ कर देते हैं कि ये सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। ये वो निजी अनुभव हैं जिन्होंने उन्हें भी हैरत में डाल दिया था। और बस यही बात इस पूरे विश्लेषण को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देती है। तो हमारे इस सफ़र का पहला पड़ाव कुछ ऐसी घटनाओं से शुरू होता है जो हमारी रोज़मर्रा की समझ को चुनौती देती हैं। मतलब ऐसी घटनाएं जिन्हें हम अक्सर चमत्कार का नाम दे देते हैं। विवेकानंद एक ऐसे संत से अपनी मुलाकात का जिक्र करते हैं जिनके पास मन को पढ़ने की एक अविश्वसनीय शक्ति थी। जरा सोच कर देखिए, कोई चुपके से कुछ सवाल लिखता है और जैसे ही वो उन संत के सामने पहुंचता है, वो उन्हें शब्दशः दोहरा देते हैं। और सुनिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन संत ने कागज की पर्चियों पर ठीक वही वाक्य लिखे हुए दिखाए, वो भी संस्कृत और जर्मन जैसी भाषाओं में, जिन्हें वो जानते तक नहीं थे। मतलब किसी भी तरह की चालाकी या धोखे की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। अच्छा, अब जरा एक और हैरत अंगेज घटना पर गौर कीजिए। हैदराबाद में विवेकानंद एक ऐसे योगी से मिले जो बस एक लंगोटी पहने हुए थे। उनसे दुनिया के अलग अलग कोनों से ऐसे दुर्लभ फल लाने को कहा गया जो उस मौसम में मिलना नामुमकिन था। और पता है क्या हुआ? देखते ही देखते वहां ताजे फलों का एक अंबार लग गया, जिसका वजन उस योगी के शरीर से भी 4 गुना ज्यादा था। साथ में ओस से भीगे हुए गुलाब भी थे। ये कोई वहम नहीं था, ये सब कुछ आंखों के सामने था, एक ठोस हकीकत। ये कहानियां वाकई हैरान कर देती हैं, है ना? लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ जादू टोना है या इनके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा है? चलिए, अब इन चमत्कारों से आगे बढ़कर इनके पीछे के तर्क को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये सब सिर्फ हाथ की सफाई का खेल था, या फिर प्रकृति के किसी ऐसे नियम का प्रदर्शन जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए हैं? विवेकानंद के मुताबिक चमत्कार कोई ऐसी चीज नहीं है जो विज्ञान के नियमों को तोड़ती हो। ये तो बस उस विज्ञान का प्रदर्शन है जिसे हम अभी जानते नहीं। सोचिए, आज जो टेक्नोलॉजी हमारे लिए कितनी आम है, वो 100 साल पहले किसी चमत्कार से कम नहीं थी। और इन्हीं घटनाओं को समझने के लिए प्राचीन भारत में एक पूरा विज्ञान विकसित हुआ था, जिसे कहते हैं मानस शास्त्र। ये मन की शक्तियों का एक सिस्टमैटिक अध्ययन था। तो फिर इस मानस शास्त्र का मूल सिद्धांत क्या है? आखिर ये कैसे उन चीजों को समझाता है जो हमें नामुमकिन सी लगती हैं? चलिए इसे समझते हैं। इसका जो कोर प्रिंसिपल है ना, वो बहुत सिंपल लेकिन उतना ही गहरा है। ये मानता है कि हर एक इंसान का मन एक विशाल, एक यूनिवर्सल महामन का हिस्सा है। ठीक वैसी जैसे समंदर में हजारों लहरें होती हैं, पर होती तो वो सब एक ही समंदर का हिस्सा है ना। और इसी सिद्धांत के आधार पर विचार एक मन से दूसरे मन तक पहुंचते हैं। एक ख्याल एक सूक्ष्म कंपन या वाइब्रेशन में बदलता है, वो फैलता है, दूसरे के दिमाग में पहुंचता है और वहां फिर से ख्याल बन जाता है। यही तो टेलीपैथी का आधार है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर सभी मन एक दूसरे से जुड़े हैं तो फिर कुछ लोगों का असर दूसरों पर इतना ज्यादा क्यों होता है? इसका जवाब छिपा है एक कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं तेज। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। एक तरफ एक विद्वान है जो घंटों तक बहुत सुंदर बातें करता है, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं होता। दूसरी तरफ वो इंसान है जो शायद बस कुछ पल बोलता है, लेकिन उसकी मौजूदगी और उसके शब्द एक गहरा असर छोड़ जाते हैं। यही फर्क है तेजी का, एक तरह की पर्सनल मैग्नेटिज्म का। तो सबसे जरूरी बात जो यहां समझने वाली है वो ये है कि असली असर और कामयाबी सिर्फ शब्दों या ज्ञान से नहीं, बल्कि इस अंदरूनी तेज से आती है। विवेकानंद के शब्दों में, काम तो बस नतीजा है, असली चीज तो ये तेज ही है। तो क्या ये तेज या मानसिक शक्ति सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के पास ही होती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। विवेकानंद कहते हैं कि इसे कोई भी विकसित कर सकता है। आइए देखते हैं कैसे। ये कोई गिफ्ट नहीं है जो जन्म से मिलता है। ये एक स्किल है, एक कला है जिसे मन का संयम यानी अपने मन पर काबू पाकर कोई भी विकसित कर सकता है। और जरा सोचिए, जब मन पर यह कंट्रोल हासिल हो जाता है तो इसके नतीजे कितने गहरे होते हैं। शारीरिक और मानसिक कष्ट अपनी पकड़ खो देते हैं, नाकामी पास फटकने से डरती है, और असल में यही सभी सुख और संपूर्णता का रास्ता है। और अंत में विवेकानंद हमें सिर्फ जानकारी देकर नहीं छोड़ते, बल्कि हम सबके सामने एक सीधी चुनौती रखते हैं।
उनका संदेश एकदम साफ है, अपनी शक्ति के लिए बाहरी ताकतों पर निर्भर मत रहो। वो हमें अपनी क्षमता को पहचानने, उस पर काम करने और कुदरत के हाथों का खिलौना बनने के बजाय अपनी किस्मत खुद बनाने के लिए ललकारते हैं। और ये सारी बातें हमें एक ही बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर ये सब मुमकिन है, तो हमारे अपने मन की असली सीमा क्या है? क्या वाकई कोई सीमा है भी?